हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज का आपका ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बेटा एक विजन देने वाला है, आपको एक सोच देने वाला है जो आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। तो बेटा अगर ये वक्त आपको बहुत ज्यादा खास नहीं लग रहा तो ये सेशन जरूर आखिरी तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस वक्त की असली कीमत क्या है। और आपके सामने आने वाली ये जो प्री बोर्ड एग्जाम है, जिसको आप ऐसे ही समझते हैं कि हल्का फुल्का बोर्ड एग्जाम होगा या फिर हल्का फुल्का ऐसे ही कोई एग्जाम है, नहीं बेटा, ये आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है और मैं बोलूंगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम को देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको प्री बोर्ड एग्जाम को देकर के चलनी है, क्योंकि बेटा ये आपको विजन देगी कि आपका बोर्ड कैसे जाने वाला है। समझ गए? अगर आपने प्री बोर्ड को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, बहुत ज्यादा मेहनत से इसके लिए पढ़ाई करी, अपने आप को ऐसा ही मान लिया कि ये यही है पूरा की पूरा हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपका डेफिनेटली फायदा होगा। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं कि क्या आपको प्री बोर्ड की नीड है, क्या ये जरूरत भी है प्री बोर्ड की, क्या प्री बोर्ड एग्जाम हमारे लिए जरूरत के लिए की जा रही है, ऐसे ही कोई एग्जाम रख दी गई है? क्यों करता है दुनिया का हर स्कूल, मतलब भारत का हर स्कूल क्यों लेता है प्री बोर्ड एग्जाम? तो बेटा हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको बताती है कि तुम कितने अच्छे से तैयार हो। ये तुम्हें रियलिटी चेक देती है। ये बेटा तुम्हें जंग में जाने के पहले पता चल जाए अगर कि तुम्हें कहां से गोली चलने वाली है, कैसी गोली चलने वाली है, तुम्हारे शरीर पर जो हेलमेट है वो कितना स्ट्रांग है, तुम्हारी आर्म वेस्ट है वो कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी गन कितनी अच्छी परफॉर्म करेगी, आपको जंग के पहले ही पता चल गया, तो इससे अच्छा क्या होगा? तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी ना। वो ये चीज है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपको भाई हर एक पैरामीटर पे खरा उतरना होगा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। क्या आप समझ गए? बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इसके लिए वही इमेजिन रखें, वही इमेजिनेशन रखें कि आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भविष्य का एक नजारा दिखाएगी, टाइम ट्रेवल की तरह है। तो यहां पर देखिए बेटा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या आपको थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, सीयूईटी, जेई, नीट, किसी ना किसी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो जब बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो उनके लिए क्या होता है कि भैया बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना। हमेशा यही होता है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। पर क्या हुआ कि हम सोचते हैं आखिरी में पढ़ लेंगे। बेटा ये जिंदगी भर, जैसे वो नहीं बोलते लोग की जिंदगी भर है यार, अभी तो क्या है, बुढ़ापे में हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, फिर बुढ़ापे में टाइम नहीं मिलता है। ठीक है ये ऐसा कहानी वगैरह, कविता वगैरह इस तरह से चलती रहती है कि लोग बोलते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वैसा ही लोग प्री बोर्ड का या मतलब बोर्ड को हमेशा ऐसे लेते हैं, आखिरी में पढ़ लेंगे, हो जाएगा। ठीक, साल भर जेई की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आखिरी में सोचते हैं बोर्ड के लिए पढ़ लेंगे। लेकिन अब देखो बेटा, आपका जेई हुआ तो जेई का ये एग्जामिनेशन का डेट ये आया 24 जनवरी, और इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट भी आपको बेटा फरवरी के पास बता दिया गया। ओके, और अप्रैल के पास बता दिया गया। अब अप्रैल के पास अगर बता दिया गया है, अगर अप्रैल में आ गया तो आपका सेकंड अटेम्प्ट के आसपास आ जाएगा, और अगर जनवरी में आ गया है तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के आसपास आ जाएगा। तो ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, हानिकारक हो सकती है, क्योंकि तुम तो साल भर ये सोच के पढ़ रहे थे कि हम तो आखिरी में पढ़ लेंगे, हमें तो आखिरी में सब समझ में आ जाएगा। पर आखिरी में तो भाई वक्त ही नहीं बचा, आखिरी में वक्त ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सारी एग्जाम, जो जिस एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे थे, जैसे जेई की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो तुम्हारे पास आ गई, इसी में बोर्ड की एग्जामिनेशन के पास अगर अप्रैल में हो गई, तो तुम्हारा नीट अगर तुम दे रहे हो तो नीट तुम्हारा मई में आ जाएगा। ऐसे ही सीयूईटी का डेट कुछ इधर उधर हो सकता है, और इस बार तो बेटा इलेक्शन वाला ईयर है। समझ गए क्या? तो काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं, काफी तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ओके, एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। तो यहां पर आप एक बात को समझ के चलो कि आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, और बोर्ड की उस डेट को टारगेट नहीं करना है जो बोर्ड की डेट आएगी। आपके हाथ में होगी प्री बोर्ड, तो अगर आप प्री बोर्ड में ही बोर्ड के लिए बराबर प्रिपेयर्ड हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि फिर आपका ये जो 75% वाला क्राइटेरिया है हमारा, वो क्राइटेरिया आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। 75% वाला क्राइटेरिया फिर आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप पहले से ही तैयार है तो। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बोर्ड्स, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि बोर्ड्स आने वाली है। बोर्ड्स और हमारी एग्जाम, अगर जेई की हम तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत पास पास आ सकती है। तो हमें पहले से तैयार होना है, मतलब प्री बोर्ड पे तैयार हो जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच्चाई है, कैसे हमारा दिमाग का माइंडसेट होना चाहिए, हमें किस तरह से चीजों को सोचते हुए चलना है। ओके, तो भैया आपके पास कोई बहुत ही कम टाइम, बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। एवरीवन क्लियर है? चलो
तो अब अपन देखते हैं कि आपको जो टाइम बचा हुआ है, जो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, उस कम टाइम में आपको करना क्या है। तो आपको बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न समझना है, क्या क्या आने वाला है। सेक्शन ए, कितने सेक्शन आएंगे बेटा, टोटल 5 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में आपसे क्या पूछने वाले हैं, पहले सेक्शन में आपके पास आने वाले हैं 16 कितने क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर मार्क के 1 नंबर का। ये क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है मल्टीपल चॉइस तो कर देंगे, नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाता है। मैं बोल रहा हूं जेई से टफ क्वेश्चन कितनी बार आ जाता है आपका सीबीएसई के वन शॉट, सीबीएसई के इस पेपर में, 1 मार्क पेपर में, वन शॉट बोल रहा हूं, 1 मार्क के पेपर में क्या आ जाता है, जेई मेन से भी टफ क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, ये बात समझ गए। तो काफी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको शायद पढ़े ना हो, कहीं देखे ना हो, आप सॉल्व करके नहीं ले जा सकते, आपको एनसीईआरटी में से ही वो डेटा पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं, तो इसकी अच्छे से तैयारी करें। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में क्या होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा, डेफिनेशन वगैरह पूछ लेंगे, छोटू सा डेरिवेशन पूछ लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 7 क्वेश्चन आएंगे आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क के होंगे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, या 2 छोटे छोटे पार्ट आपसे पूछ लेंगे। ये वाले 2 क्वेश्चन आपसे बाय 1 गेट 1 में पूछ लिए यहां पर, तो ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा ये केस बेस्ड स्टडी आएगा। ये वाला नया फॉर्मेट हमारे लिए थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बच्चा नहीं करता है, क्योंकि अगर वो साल भर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सिर्फ इसकी आदत होती है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन वो पलट के दे देते हैं। तुम्हें लगता है ये तो हम कर देंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन पलट दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल में लिखने होते हैं, तो आपको थोड़ी सी बोर्ड ओरिएंटेड प्रैक्टिस, बोर्ड ओरिएंटेड बुक को पढ़ना पड़ता है। समझ गए क्या। इसके बाद ये आखिरी वाली जो चीज है आपकी केस बेस्ड स्टडी वाली, इसके अंदर क्या आएगा, 2 केस बेस्ड स्टडी आएगी, 4 मार्क ईच होंगे। समझ आया। तो केस बेस्ड स्टडी में क्या होगा बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़ी थ्योरी देते हैं, जनरली थ्योरी वो वाली देते हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी होती है। क्लियर, और उसी थ्योरी के अंदर से कुछ टॉपिक्स पे से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। थ्योरी को ऐसा नहीं कि उसी थ्योरी में से अनसीन पैसेज टाइप नहीं है कि अनसीन पैसेज दे दिया, उस पैसेज का ये सीधा की सीधा क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया, नहीं, वैसा नहीं है। थ्योरी बताते हैं, थ्योरी से उससे रिलेटेड बताते हैं, और उसी थ्योरी के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो शायद आपको पता हो, आपने जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन में पढ़ा हो वो कॉन्सेप्ट, और उसी पे क्वेश्चन आ जाता है। ये एक चीज आ गई। इसके बाद हमारे पास जो ई वाला होगा, इसमें भैया 3 क्वेश्चन आएंगे जो लॉन्ग आंसर होंगे। ये लॉन्ग आंसर में बड़ा डेरिवेशन आ जाता है, बड़ा न्यूमेरिकल आ सकता है, इसमें डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के लेवल तक के भी होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये जो भी क्वेश्चन है, ये ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर टफ होते हैं, पर रिपीटेड होते हैं। तो आपने अगर पुराने साल के क्वेश्चंस को बार बार देख रखा है, एक टफ क्वेश्चन को भी बार बार देख रखा है, तो आप सोच सकते हो कि ये टफ क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये यहां पर आ सकता है, इस जगह पर वापस रिपीट हो सकता है। तो सबसे गोल्डन पॉइंट यहां पर क्या निकल के आता है कि ये सारे क्वेश्चन में जो भी जेई मेंस के भी ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है, पर वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, तो आपने पहले से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, तो आप यहां पर आराम से लिख देंगे। समझ में आया बेटा। इन दोनों के अंदर ही आपको 70 मार्क थ्योरी के रहते हैं, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते हैं। मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर भी आपके कितने क्वेश्चन सेक्शन आएंगे, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन आएंगे। पहला जो सेक्शन होगा उसमें 18 सवाल होंगे, 2 असर्शन रीजन होंगे, 18 एमसीक्यू होंगे, 5 शॉर्ट आंसर आएंगे, 6 शॉर्ट वेरी शॉर्ट, फिर 6 कौन से आएंगे शॉर्ट, 4 लॉन्ग आंसर आएंगे। मैथ्स का पैटर्न काफी अलग है, और 3 केस बेस्ड स्टडी आएंगी। सॉर्टेड बेटा। इसमें 80 मार्क्स आपके कितने होंगे, थ्योरी के होंगे, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो आपके स्कूल में असेसमेंट होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा अलग चलता है, मैथ्स थोड़ा अलग चलता है। इसके बाद आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश में बेटा रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, इसमें बटा हुआ पूरा के पूरा सेशन। इस तरह से आपके इंग्लिश के मार्क्स बटे हुए होते हैं। क्या यहां तक सारी बात समझ में आ गई। मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बेटा देखो, ये जो चीज है ना कि इसमें स्कोर करना है, इसमें स्कोर करना है, इसमें स्कोर करना है, इसमें स्कोर करना है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा इतने मार दिए अब इतना नंबर आ जाएंगे, इतने मार दिए इतने नंबर आ जाएंगे, इतने मार दिए इतने नंबर आ जाएंगे। बड़ा समझ रहे हो। तो ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे वाले का टाइम खत्म हो जाएगा, इसको ज्यादा टाइम दे दिया तो इसको टाइम कम दे पाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आप, मुझे पता है, आप सबको ऑलरेडी पता है, हम सब तो बचपन से पेपर देते आते रहे। नहीं, बोर्ड्स में एक अलग स्पीड होती है, एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग ऑरा होता है, लोग घर से अलग माहौल बनाते हैं, सब लोग बोलते हैं उसका बोर्ड्स है बोर्ड्स है। तो बेटा आपको
प्री बोर्ड्स में ही वो सारी की सारी चीजों को ऐसे प्रिपेयर होके चलना है। आप जो भी टाइम मिल रहा है आप उसका 90% टाइम को मैक्स, आप सोचो कि जैसे आपको 3 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, 5 घंटे मिले, कुछ भी किसी एक काम को करने के लिए, तो आप ये इमेजिन करके चलो कि उसका जो भी 90% टाइम होगा उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। 10 घंटे का मुझे काम मिला है तो मैं 9 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर ये आप स्ट्रेटेजी रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, अब यहां पर क्या करना है बेटा, आपको आपको क्या करना है, यहां पर जो भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, अभी फेस्टिवल्स में टाइम आएगा, उसके बाद आपके पास और भी दिसंबर के अंदर टाइम बचेगा, तो इन टाइम्स के अंदर आपको क्या करना है, तीन चीज हैं जो आपको करना है। आपको जब भी पढ़ाई के बारे में आप सोचोगे, तीन चीज के बारे में सोचोगे, ये तीन चीज एकदम ब्रह्मास्त्र है, कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहले तीन चीज करो। पहली बात, देखो सैंपल पेपर। तो आप देख के सैंपल पेपर, मेरे को पता है आप लोगों ने कितनी बार ही पेपर को ऐसे उठा करके ऐसे खोल के देखा होगा, और देखा होगा कितने क्वेश्चन देखे हुए लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन सोचे हुए लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। काफी लोगों को लगता होगा हाँ हाँ ये तो देखा हुआ लग रहा है, हाँ ये तो सोचा हुआ लग रहा है, हाँ ये तो समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं पता चलेगा। उस क्वेश्चन पेपर को लिखो, उस क्वेश्चन पेपर को लो, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए हुए क्वेश्चंस को ध्यान से लिखो, बकायदा पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और उनके आंसर लिखो। और कोई समझदार इंसान, आपके कोई टीचर हैं या फिर आपके कोई ट्यूशन टीचर हैं या अगल बगल कोई ऐसे इंसान रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर वाले या कोई भी, जिन्होंने बोर्ड्स की कॉपी चेक कर रखी हो, आपके पापा के कोई दोस्त हो, भैया के कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, उनको वो पीडीएफ भेज करके चेक करवाओ। आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग में इतने आपने नंबर छोटे मोटे खो दिए जो आप नहीं खो सकते थे। बेटा यही वो नंबर है, जो एक नंबर वो है जो आपने थोड़ी सी कैजुअलिटी में छोड़ दिया, जो आपको 75% तक पहुंचने से रोक सकता है, आपको एक आईआईटीएन बनने से रोक सकता है। तो बेटा बिल्कुल भी कैजुअल ना लें। अगर आप इतना ज्यादा उसको क्या करा आपने, सिर्फ सोचा ही ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही तो सोच रहे हो। आपने क्या करा है, सिर्फ आपने जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर्स थे, आप जब पेपर्स को चेक कर रहे थे तो आपके पास क्या था, आपने पेपर को सोचा कि हाँ भाई ठीक है मैंने पेपर को लिखा। अब पेपर को लिखने के लिए आपको गलती समझ में नहीं आ रही थी, किसी को खुद की गलती नहीं दिखती है, मुझे भी खुद की गलती नहीं दिखती है, पर आप किसी एक समझदार इंसान को दिखाओगे तो आपको बोलेगा अच्छा ऐसे लिख ले, समझ में आया। बस उतनी सी बात से अगर आपके 5-10 नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या बुरा हो रहा है यार। समझो ये बात को कि आपके 5-10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं या 20 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं एक इंसान की छोटी छोटी एडवाइसेस से। समझ गए। तो बेटा ये चीज को लेना बिल्कुल भी गलती मत करो। अपने गोल की तरफ थोड़ा सा आप इस तरह का एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, अब यहां पर देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको हमेशा लेटेस्ट चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। क्लास 10th का हो, क्लास 12th का हो, रिवाइज्ड पैटर्न हो, उस चीज पर ध्यान दो। सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई रिलीज कर रहा है उसको बार बार देखो। ओके, सैंपल पेपर का लिंक यहाँ पर आपको पीपीटी में मिल जाएगा। ये पीपीटी आपको यहाँ पे या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको नंबर, तो ये वाला लिंक मिल जाएगा, सॉरी, तो आप यहाँ पर से क्लिक करके जाकर के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको करनी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस बिल्कुल पूरी शिद्दत से, बिना कोई डाउट रखे हुए कम से कम 2-2 बार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो। तुमसे नहीं हो रही एक बार पूरा की पूरा, बेटा अपने पास वीडियो सॉल्यूशन है, हमने पूरा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के लिए ये चैनल पे डालना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी इसे सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल के ऊपर आपको हर एक एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएंगे और अभी कंटिन्यूअसली डलते जा रहे हैं। तो ये जगह पे आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का वीडियो देखो, कहीं भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल चुका है, अब वीडियो देख के आप एक बार देख लो, फिर अटेम्प्ट करो खुद, फिर एक बार खुद फिर से अटेम्प्ट करो। समझ गए। तो नहीं हो रहा किसी और को करते हुए देखो, एक बार उसका पूरा की पूरा सॉल्यूशन कॉपी करो, फिर खुद अटेम्प्ट करो। बेटा आपकी मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा चीजों को, बहुत सारी चीजें मुझसे नहीं होती, प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपने आप हो जाती है। क्लियर। जब मैं भी स्टूडेंट था पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने क्वेश्चन देखा और पूरा सॉल्व कर दिया। मेहनत करनी पड़ती है, खुद के तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं, प्यार अपने आप नहीं होता, प्यार करवाना पड़ता है। समझ गए क्या बेटा। अब इसके बाद एक चीज हो गई, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। तुम्हारा मार्क, तुम्हारे पैसे और तुम्हारा वक्त, सब इस वक्त एक ही चीज है।
जो तुम्हारा वक्त है वही तुम्हारे लिए तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा भविष्य, और वही तुम्हारे मार्क्स हैं। तुम अपने वक्त को कैसे यूज कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहे हैं तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे। ये वक्त इतना इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजों पे ध्यान दो। आपकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भैया? क्या करना है? प्रिपरेशन पे आपके कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रिपरेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी एक्सरसाइज करो। इसके बाद आपको अपनी राइटिंग और रीडिंग स्किल पे भी बहुत फोकस करना है। ठीक है, आपको चीजों को पढ़ते भी आना चाहिए। अवॉइड करो कि चीजों को आधा अधूरा पढ़ो, पूरा डिटेल में पढ़ने की आदत डालो। कोई क्वेश्चन है तो डिटेल में पढ़ो। कितने लोग ऊपर ऊपर से पढ़ देते हैं, फिर गलत हो जाता है, कुछ वर्ड मिस कर देते हैं। तो डिटेल में पढ़ने की आदत डालो। और आखिरी चीज क्या करो बेटा, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी फोकस करो। पहले मेन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर लिया, फिर ऑप्शनल और अपने जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश वगैरह उस पर फोकस किया जाए। सॉर्टेड है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मेरे को जेई मेंस में मैंने पढ़ा है, मेरे को सब आता है। नहीं बेटा, बोर्ड का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको आता जरूर है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। सॉर्टेड है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी फूड है, लेकिन उसको अगर बहुत गंदे तरह से प्रेजेंट किया जाए तो वो मैटर नहीं करता। समझ गए? वो लोग उस फूड को गंदा ही बोलेंगे अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो। क्या ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई? फूड को अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, लोग बोलेंगे तो बहुत गंदा फूड है। क्लियर? एकदम अच्छे से क्लियर है। बोर्ड में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, जेई में तो सिर्फ एक टिक लग के जाता है, तो सिर्फ आंसर मैटर करता है। तो ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस है, दिमाग में हमेशा रखना। ओके, चलिए इसके बाद आपको जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, यहाँ पर सीरीज बनी हुई है। सारे सेशंस पूरा की पूरा सीबीएसई के जितने भी टॉपिक हैं हम सब 1.5 घंटे के लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। जितना हो सकता है मैक्सिमम हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल के ला रहे हैं। आपके पास भैया चांस है, इस वक्त आपके पास वक्त है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास वक्त है, और ये वक्त को जाया मत होने दीजिए। इस वक्त को जाने मत दीजिए। ये वक्त आपके हाथ से खोना नहीं चाहिए। यही है, ये सीबीएसई बोर्ड का जो 12th का एग्जाम है, ये बेटा ऑलमोस्ट जेई जैसा ही हो गया है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिए। एनसीईआरटी के जैसा हो गया है। काफी सारे एग्जाम एनसीईआरटी के ऊपर ओरिएंटेड ही हो गए। अगर आपने सिर्फ बोर्ड्स की ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी तो आपकी जेई की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल अच्छे से, काफी अच्छे से, शिद्दत से पढ़ाई करें, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अपने प्री बोर्ड्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप काफी ज्यादा सजग हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा किस तरह से ओरिएंटेशन रखना है, क्या सोचना है। ठीक है, तो सैंपल पेपर, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स और टाइम मैनेजमेंट, एवरीवन सॉर्टेड है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी चिकू भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। ओके।